ठीक है। ओके, अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, करंट को जनरली इसका यूनिट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट ऑफ करंट जो होता है बेसिकली ये एसआई यूनिट होता है। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ करंट होता है एम्पियर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, क्वेश्चंस में क्या होता है, क्वेश्चंस में जनरली आपको बोला जाता है कि मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, किलो किलो, हालांकि किलो एम्पियर कभी बोलते नहीं है, बट अगर मान लीजिए आपको ऐसा आ गया किलो एम्पियर, मेगा एम्पियर, कभी मान लीजिए अगर ऐसा आ गया तो आपको पता होना चाहिए उनका मतलब क्या होता है। जैसे सीबीएसई में, और ना ही सीबीएसई में, सिर्फ आईसीएसई में भी काफ़ी बार वो लोग करंट मिली एम्पियर में देते हैं। तो इस मिली एम्पियर का मतलब क्या है? ठीक है, अब देखिए 1 मिली एम्पियर, मिली का मतलब होता है 10⁻³ जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 मिली एम्पियर, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसको 20 × 10⁻³ एम्पियर करना है। इसके बाद तो आपको पता ही है कैसे करते हैं, 20/1000 एम्पियर, और ये कट होकर आपके पास बचेगा 2/100, और आप बोल सकते हो 1/50 एम्पियर। ठीक है, तो 20 मिली एम्पियर को आप 1/50 एम्पियर भी लिख सकते हो। ठीक है, अब दूसरा है 1 माइक्रो एम्पियर, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो एम्पियर। और अगर आपके पास 1 माइक्रो एम्पियर है तो आप इसको बोलते हो 10⁻⁻6 एम्पियर। जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन में अगर आपको बोला है कि 50 माइक्रो एम्पियर है, तो हमको कुछ नहीं करना, हमको इसको सिंपली 50 × 10⁻⁻6 एम्पियर करना, और उसके बाद नॉर्मल मैथ्स लगाकर आपका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 1 मिली एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, समझ गए? चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन में एक चीज दी हुई है, जैसे एक बॉडी है, और हमको इस बॉडी में पता करना है कि इस बॉडी में चार्ज क्या है। हमने काफी बार पढ़ चुका है, अभी जब हम करंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे हमने पढ़ा है कि यार ठीक है, एक वायर में से अगर चार्ज फ्लो होता है उसको हम करंट बोलते हैं। मतलब एक एक सेकेंड में कितने चार्जेस फ्लो होते हैं उसको हम करंट बोलते हैं। ठीक है, बट चार्ज होता क्या है बेसिकली? ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, और आपको निकालना है कि इस बॉडी के अंदर चार्ज कितना है। ठीक है, कोई भी बॉडी हो सकती है, नॉर्मल एक मेटल का शीट हो सकता है, उसमें आपको निकालना है उसमें चार्ज कितना है। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल है। इसके अंदर मान लीजिए अगर एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर मान लीजिए अगर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस बॉडी का जो चार्ज होगा वो होगा 1 × इलेक्ट्रॉन। अगर मान लीजिए इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये हो जाएगा 2 × इलेक्ट्रॉन। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये हो जाएगा 3 × इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, देखो हमको पता है इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है। अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन इज वॉट 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो उसी तरह यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। उसी तरह ये हो जाएगा 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और ये कितना हो जाएगा 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। उसी तरह अगर 4 होंगे तो ये हो जाएगा 4 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसके अंदर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने हैं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें टोटल चार्ज कितना होगा Q इज इक्वल टू n इंटू ई। ये होता है टोटल चार्ज इन अ बॉडी। ठीक है, समझो? तो इसमें इसकी वैल्यू तो हमेशा फिक्स होती है यार, इसकी वैल्यू होती है हमेशा 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, तो अगर आपको मान लीजिए अगर आपको एक बॉडी दी है, इस बॉडी का आपको बोला है कि यार इस बॉडी का चार्ज है 1 कूलम, और इसमें आपको पता करना है इसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपली देखिए क्यू की वैल्यू 1 है, और हमको पता है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है n इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n। ठीक है, अब जब ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻19 इज इक्वल टू n। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या करेंगे, पॉइंट निकाल दूंगा, यहाँ पर एक जीरो लेकर आ जाऊंगा, 2 5 10, 2 8 16, 5/8 कितना देगा आपको 0.62 समथिंग देगा, इंटू 10⁻19, या फिर आप लोग चाहे तो इसको आप लिख सकते हो 6.2 इंटू 10⁻18 n इज इक्वल टू n। और n क्या होता है यार हमारा, इसमें हमने जब n अज्यूम किया था, n क्या था, n वॉज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.2 इंटू 10⁻18। मतलब अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब उस बॉडी की जो चार्ज है वो है 1 कूलम। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो आप इमेजिन कीजिए, जब मैं बोलता हूँ एक
वायर में से 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, इसका मतलब है उस 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझो, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब आप इमेजिन करिए 6 इंटू 10⁻18, बहुत बड़ा एक नंबर है। तो उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब मूव होते हैं या जब एक बॉडी के अंदर कंप्राइज होते हैं, तब हम उसको बोलते हैं कि इसकी चार्ज 1 कूलम्ब है। ठीक है, समझ गए। तो ये था ऑल अबाउट चार्ज। तो यहां से एक छोटा सा हल्का सा एक और फॉर्मूला लिख लेगा। हमको पता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, ठीक है। और भाई साहब हमको ये भी पता है कि क्यू की वैल्यू क्या होती है, एन ई अपॉन टी होती है। तो ये भी एक करंट का फॉर्मूला होता है, I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। जहां पर आपको पता है टी हमेशा सेकेंड में होता है, ई मतलब क्या होता है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एन मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर ई होता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि हमेशा फिक्स होती है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब जो करंट होता है ना, करंट को हम लोग मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से। इट इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट, और उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं एम मीटर। एम मीटर, ठीक है। करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। अच्छा, एमीटर होता क्या है? एमीटर बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो करंट मेजर करता है, ठीक है। तो क्या होता है ना, अगर आप कभी लैब में जाओगे, लैब में जब आप जाओगे तो आप एमीटर को कुछ इस तरीके से पाओगे, लाइक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है वो, लाइक एक डायल होता है और एक नीडल होता है, और बेसिकली वो नीडल जो है आपको वो मार्किंग्स पे शो करता है, लाइक यहाँ से 0 होता है, 1 2 3, फिर इसके बीच में मिली एम्पियर्स के लिए होता है, यहाँ पर एमीटर लिखा है। थोड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। तो जाहिर सी बात है, जब हम उसको एक पेपर पे बना रहे होंगे, अगर आपसे किसी ने पूछा एक एमीटर एक सर्किट डायग्राम में बनाओ, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना सकता है। तो एमीटर को हम लोग सिंपली एक लेटर से डिनोट करते हैं, ए से। एक सर्कल बनाते हैं और उसके अंदर ए लिखते हैं, यहाँ से एक वायर निकालते हैं, यहाँ से एक वायर निकालते हैं, और ये सिंबल होता है एमीटर का। ठीक है, ये सिंबल होता है एमीटर का। अब जब इस एमीटर में जब आप वायर कनेक्ट करते हो, तो यहाँ पर एक टर्मिनल्स होते हैं, इसको एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। तो उसी तरह एमीटर को भी टर्मिनल्स होते हैं, ये होता है प्लस और ये होता है माइनस। ये प्लस और माइनस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज इसके अकॉर्डिंगली ही हम लोग सर्किट में एमीटर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे कनेक्ट करते हैं वो मैं आगे बाद में बताऊंगा, बट एमीटर को हमेशा याद रखना कि करंट को हम एमीटर से मेजर करते हैं, और आप एमीटर को डिनोट करते हो ए से, एक जगह होता है प्लस एक और एक जगह होता है माइनस, ठीक है। अब हम इसके कनेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। बहुत बहुत आसान है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एमीटर को जो कनेक्शन होता है वो जनरली सीरीज में होता है। अच्छा भाई, सीरीज और पैरेलल क्या होता है, या सीरीज होता क्या, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, ये आपको इस चैप्टर में बार बार आएगा, मतलब इसके ऊपर लिटरली न्यूमेरिकल्स हैं। सीरीज एक एक दो चीज़ें होती हैं, देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में दो तरीके के कनेक्शन है। एक होता है सीरीज कनेक्शन और एक होता है पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो सीरीज और पैरेलल का मतलब क्या होता है? देखिए, सीरीज का मतलब आप बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बता देता हूं मैं, इन लाइन विथ करंट। इन लाइन विथ करंट का मतलब होता है एक ही लाइन में। मतलब मान लीजिए अगर आपका ये वायर है, इस वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो इसी लाइन में मैं क्या कर दूंगा, एक एमीटर लगा दूंगा। इसका मतलब होता है सीरीज। इसका मतलब होता है सीरीज। और पैरेलल का मतलब होता है ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट। मतलब अगर आपका मान लीजिए अगर आपका ये वायर है, ठीक है, तो हम जो भी मतलब एमीटर तो हम पैरेलल में कनेक्ट नहीं करते हैं, बट मान लीजिए अगर मैं कोई ये कनेक्शन कर रहा हूं, तो उसको मैं पैरेलल में कुछ ऐसा कनेक्ट करूंगा, तो ये होता है पैरेलल, ठीक है। ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट। आप चाहे तो आप इधर भी लगा सकते हो, आप चाहे तो आप इधर भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट हम हमेशा करंट के पैरेलल में लगाते हैं, मतलब करंट जहां पर जा रहा है ना उसके पैरेलल, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, एक सीरीज और एक पैरेलल। ये दोनों बहुत बहुत आगे जाकर यूज में आएंगे, उसके हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, सीरीज और पैरेलल होता है क्या। बट आप फिलहाल के लिए अभी इतना समझ लीजिए कि करंट जो है उसको हम वी मेजर इट बाय एमीटर, एंड इट्स ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज का मतलब आपको बता चुका हूँ, इन लाइन विद करंट, दैट मीन्स
इन लाइन विद द करंट, तो करंट जिस लाइन में फ्लो हो रहा है उसी लाइन में हम लोग एक एमीटर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये करंट के ऊपर था, ठीक है। चलिए, तो करंट के ऊपर हम लोगों ने जो मोस्टली चीज़ें सारा कवर कर चुका है। हमने करंट का जो लेक्चर था वो स्टार्ट किया था डेफिनेशन के साथ, फिर हमने 1 एम्पियर के बारे में हमने समझने की कोशिश की थी कि 1 एम्पियर होता क्या है। फिर हमने पढ़ा था इसके यूनिट्स के बारे में। फिर हमने पढ़ा था कि जो करंट होता है, फिर हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था, बेसिकली चार्ज क्या होता है। फिर हमने पढ़ा था कि करंट को हम मेजर किससे करते हैं, और फाइनली हम लोगों ने ये पढ़ा था कि करंट जो करंट जिस डिवाइस से हम लोग मेजर करते हैं उसका कनेक्शन कैसा है। तो बेसिकली हम लोगों ने ये 1 2 3 4 5 ये 5 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। अब इससे न्यूमेरिकल कैसे आ सकते हैं, बड़े सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं इसमें। एक बार न्यूमेरिकल इसके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अब इसके हम थोड़े से न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक वायर है, और इस वायर में से अज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए इस वायर में से 600 कूलम चार्जेस पास हो रहे हैं। कितने? 600 कूलम चार्जेस पास हो रहे हैं। और टाइम कितना है? टाइम मान लीजिए 2 मिनट है। और आपको निकालना है इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है। आपको क्या निकालना है? करंट कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हमको पता है यार, फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी होता है, ठीक है। जो बच्चा ऐसा सोचता है कि यार बट सर ने तो हमें बताया था 1 सेकेंड में कितना निकालना है, तो वो वैसे भी निकाल सकता है ना। तो आप आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। बट याद करिए, मैंने आपको जब इसका फॉर्मूला पढ़ाया था, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। मैंने आपको बोला था जो आई है करंट, वो हमेशा किस में रहता है? एम्पियर में रहता है। टी जो होता है टाइम, वो हमेशा किस में रहता है? सेकेंड में होता है। और क्यू जो होता है चार्ज, वो हमेशा किस में रहता है? कूलम में रहता है, ठीक है। तो हमारे पास आई है, क्यू है, टी है, ठीक है। तो मैं सिंपली वो वाला फॉर्मूला यूज़ करूंगा, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई निकालना है, क्यू कितना है? 600 कूलम है, और टाइम जो है वो 2 मिनट है। मेरे को उसे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर मेरा आंसर जो है वो एम्पियर में आएगा, ठीक है। तो इसको मैं, जो टाइम है उसको मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, तो 2 इंटू 60 हो गया। ये और ये कैंसिल हो गया, 6 1 ज़ा 6 10 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो आपका करंट कितना आएगा? 5 एम्पियर, ठीक है। मतलब इसमें से 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। आप लोग इसको कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हो कि 5 कूलम चार्ज पास हो रहा है 1 सेकेंड में, इसका मतलब ये है। तो 5 एम्पियर भी लिख सकते हो, या फिर 5 कूलम ऑफ चार्ज इज पासिंग थ्रू 1 सेकेंड, आप ऐसे भी बता सकते हो उसको, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। मान लीजिए करंट जो है 60 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। एक वायर है जिसमें 60 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और आपको चार्ज निकालना है, और टाइम दिया है मान लीजिए 2 मिनट, 2 मिनट, ठीक है। आपको क्यू निकालना है। हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई कितना है? 60 मिली एम्पियर है, मैंने आपको बताया था कन्वर्जन, है ना। 1 मिली एम्पियर कितना होता है? 10⁻³ एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है? 10⁻6 एम्पियर। तो 60 मिली एम्पियर है ना, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? 60 इंटू 10⁻³ करूँगा, इज इक्वल टू क्यू अपॉन टाइम कितना है? 2। और क्योंकि इसको मेरे को सेकंड में करना है, बिकॉज टाइम हमेशा सेकंड में रहता है, तो ये इंटू 60 हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो कितना होगा? 60। 10⁻³ को मैं डिवाइड बाय 1000 लिख देता हूँ, और ये इधर जाएगा तो इंटू 2 इंटू 60 हो जाएगा, ठीक है। ये गया, ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 36/5। 36/5 को अगर आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो 5 1 ज़ा 5, 7.2 कूलम, 7.2 कूलम, ठीक है। तो 7.2 कूलम चार्जेस पास होंगे एक वायर में से, ठीक है। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है इसके। इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ आपको जहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकता है शायद वो इस कन्वर्जन में हो सकता है, बट आई थिंक वो मैंने बता चुका है आपको कि व्हाट इज द कन्वर्जन टू कन्वर्ट मिली एम्पियर इनटू एम्पियर, ठीक है। चलिए, और इस चीज़ का हमेशा याद रखना कि टाइम जो आपका होता है वो सेकंड में होता है, क्योंकि अगर आप मिनट में लोगे तो आपका पूरा आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, जो है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको हम कुछ चीज़ों से समझते हैं, ठीक है। देखिए, यूनिवर्स का एक रूल है। यूनिवर्स का रूल क्या है? यूनिवर्स का एक रूल है कि कोई भी चीज़ जो होती है वो हमेशा हाई टू लो फ्लो होती है। अब कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे अगर मान लीजिए पानी है, अगर एक वाटर है, अगर वाटर को फ्लो होना है नेचुरली, मतलब आपने मोटर वोटर कुछ नहीं लगाया,
आप सिर्फ चाहते हो कि पानी फ्लो हो, मतलब आपने एक जगह आपने एक बाल्टी लिया और एक बाल्टी भर पानी आपने अपने कमरे में डाल दिया, ठीक है। अगर कमरा में पानी एक जगह इकट्ठा होता है, इसका मतलब क्या है कि कमरा एक जगह उठा हुआ है और एक जगह नीचे है, ठीक है। उसी तरह जब बारिश होती है तो बारिश के पहाड़ों पे अगर बारिश होती है तो वाटरफॉल बनते हैं। वाटरफॉल की खासियत क्या होती है कि क्यों पानी ऊपर से नीचे गिरता है, मतलब बेसिकली वाटर क्यों फ्लो होता है, वाटर इसलिए फ्लो होता है बिकॉज ऑफ हाई हाइट टू लो हाइट, तभी तो वाटर फ्लो होगा। आप उल्टा करोगे तो वाटर नहीं फ्लो होगा। कभी भी आपने देखा नहीं होगा लो हाइट टू हाई हाइट फॉल, लो हाइट टू हाई हाइट वाटर फ्लो होता है अनटिल अनलेस आप कोई एक्सटर्नल चीज़ लगाते हो लाइक मोटर, ठीक है। तो नेचुरली की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको पूछूं हीट जो फ्लो होता है वो बेसिकली हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो होता होगा, है ना। हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है। मतलब मान लीजिए अगर आपने दो बॉडी लगाई है, एक है हॉट बॉडी और एक है कोल्ड बॉडी, तो हीट जो है वो हमेशा हॉट टू कोल्ड फ्लो होगा, है ना। उसी तरह अगर मैं चाहता हूँ विंड फ्लो हो, तो विंड हमेशा कैसे फ्लो होता है, विंड फ्लो होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो होता है। उसी तरह जो करंट है, अगर मैं चाहता हूँ करंट फ्लो हो, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो करंट है हम यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने हाई हाइट टू लो हाइट का मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर हाइट का डिफरेंस क्रिएट किया। उसी तरह जब मैं चाहता था कि हीट फ्लो हो, तो मैंने हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, मतलब मैंने यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट किया। और यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया। उसी तरह जब मैं चाहता हूँ कि करंट फ्लो हो, तो यहाँ पर हम एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर हाई पोटेंशियल एक लगा देता हूँ और मैं यहाँ पर एक लो पोटेंशियल लगा देता हूँ, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। तो अब ये हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल क्या है, इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। सो करंट हमेशा याद रखना, करंट फ्लो होता है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमेशा याद रखना कि करंट जो है, करंट तभी फ्लो होगा जब आप एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे, ठीक है। और वो पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बाय सेल या फिर बैटरी। ये कैसे करता है अभी समझाते हैं, देखिए। मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है। मान लीजिए एक कंडक्टर है, कोई भी एक कंडक्टर है, एक स्टील का स्केल है आप मान लो, और इसको मैंने एक कनेक्ट किया है सेल के साथ, ठीक है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ, सेल को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। जो बड़ा वाला होता है वो हमेशा प्लस होता है और जो छोटा वाला होता है वो हमेशा माइनस होता है, ठीक है। अच्छा अब ये प्लस में है, तो ये जो सेल है इसमें जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है ये होता है हाई पोटेंशियल, और जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है ये होता है लो पोटेंशियल, ठीक है। तो जब आप इस प्लस वाले को जैसे ही आपने इसको सेल से कनेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट प्लस हो जाएगा और ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने ये वाला जो कनेक्शन है, ये वाला जो वायर है, आपने हाई पोटेंशियल को क्रिएट किया है तो ये पूरा हाई पोटेंशियल पे होगा, और सिमिलरली आपने इसको लो पोटेंशियल पे क्रिएट किया है तो ये पूरा लो पोटेंशियल पे होगा, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, देखिए अगर आप मान लीजिए आपके पास एक स्केल है, ठीक है। इस स्केल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इन सबका डायरेक्शन रैंडम होता है, ठीक है। मतलब सब कोई इस तरफ जाता है, कोई इलेक्ट्रॉन है जो इस तरफ जाता है, कोई इलेक्ट्रॉन है जो इस तरफ जाता है, कोई इलेक्ट्रॉन है जो नीचे की तरफ जाता है, कोई इलेक्ट्रॉन है जो ऊपर की तरफ, मतलब सबका डायरेक्शन रैंडम होता है। और क्योंकि इनका इफेक्ट एक दूसरे को नलिफाई कर देता है इसलिए आपको करंट महसूस नहीं होता है। देखिए मैंने क्या बताया था आपको, द फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, बट क्योंकि इनका डायरेक्शन रैंडम है देयरफॉर दे कैंसल आउट ईच अदर, तो उसका इफेक्ट मुझे कुछ मिलता नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने एक सेल कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही मैं सेल कनेक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। उसी मोमेंट में क्या होगा, ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ भागेंगे। क्यों भागेंगे भाई पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि ये प्लस है ये नेगेटिव है। ये इलेक्ट्रॉन भी पॉजिटिव की तरफ भागेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी पॉजिटिव की तरफ भागेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी पॉजिटिव की तरफ भागेगा, सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, बराबर है। सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, देखिए
एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन बेसिकली ये है कि डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, एक मिनट इसमें उठा देता हूँ, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज opposite to the direction of flow of electron। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, मान लीजिए अगर आपका इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस तरफ है तो हमारा जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अगर मेरे सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जो मेरा करंट है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और क्योंकि मेरा करंट इस डायरेक्शन में मूव होगा, देयरफॉर हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि भाई करंट हमेशा प्लस से माइनस फ्लो होता है ना, हमने बहुत बार डिस्कस किया करंट प्लस से माइनस फ्लो होता है। वो क्यों होता है? वो इस कारण होता है क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन इस तरफ होता है। तो आप बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है दे ऑलवेज मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, बट जो करंट है इट ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर देखिए, क्योंकि अगर मैं सेल को कनेक्ट ही नहीं करता तो यहाँ पर प्लस नहीं बनता, यहाँ पर प्लस नहीं बनता, यहाँ पर माइनस नहीं बनता, और क्योंकि प्लस माइनस नहीं बनता तो इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं होते। अगर इलेक्ट्रॉन ही मूव नहीं होते तो भाई करंट ही मूव नहीं होता। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इधर लगाया तो ये फटाक से ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, सब इस तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट, करंट इस तरफ फ्लो होगा, इसलिए करंट हमेशा प्लस से माइनस फ्लो होता है। ठीक है, समझ गए? तो जब आप दो बैटरी लेते हो, अच्छा अब जब आप दो बैटरी लेते हो, मान लो एक बैटरी है 2 वोल्ट की और जो दूसरी बैटरी है वो है 6 वोल्ट की, तो जब आप हायर पोटेंशियल का आप जब बैटरी खरीदते हो ना, तो बेसिकली आप इस चीज को बढ़ा रहे हो, हाई पोटेंशियल आप प्लस को बढ़ा रहे हो। तो जैसे आपका हाई पोटेंशियल बढ़ेगा, मतलब जैसे ये चीज बढ़ेगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, और क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव होंगे तो करंट भी बहुत ज्यादा फ्लो होगा। तो इसलिए जैसे जैसे आप इस वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे ना, जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाओगे, उसी तरह करंट का जो फ्लो है वो भी बहुत बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब, मैंने आपको बहुत जनरल बताया। बट फिर नेक्स्ट चीज ये आ जाती है कि सर ठीक है समझ तो गए हम लोग, बट इसको हम लिखेंगे कैसे? ठीक है, इसका एक डेफिनेशन है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है? देखिए, आपने एक चार्ज को कितना वर्क किया एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो मैं लिख के बता देता हूँ आपको, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अच्छा पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कितना वर्क किया। मान लीजिए अगर एक चार्ज इधर है, एक पॉइंट ए पर है, मान लीजिए पॉइंट ए पर एक चार्ज है, तो आपने कितना वर्क किया ताकि आप उस चार्ज को दूसरी जगह पर लेकर जा सको, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का अगर मेरे को डेफिनेशन लिखना है, अगर इसको मेरे को फॉर्मूला लिखना है तो वो हो जाएगा, देखिए क्या लिखा है, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये हो गया इसका फॉर्मूला। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज हो गया। अच्छा अभी डब्ल्यू क्यू पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय अ लेटर। यहाँ पर मैं डिनोट लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं यूनिट लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, यहाँ पर मैं यूनिट लिख देता हूँ। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं V से, और इसका यूनिट होता है वोल्ट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं V से। ठीक है, फिर होता है वर्क डन, वर्क डन को डिनोट करते हैं W से, और इसका यूनिट होता है जूल, जिसको आप लोग डिनोट करते हो J से। सॉरी, इसको हम यूनिट लिखते हैं, इसका J होता है। और Q होता है चार्ज, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं Q से, और इसका यूनिट होता है कूलम, जो हम पहले वो डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं C। ठीक है, सो V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, ये फॉर्मूला है एक। ठीक है, अच्छा
फिर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन में बहुत बार आपको पूछा जाएगा कि डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट को डिफाइन कीजिए। तो देखिए हमको पता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। V V का यूनिट क्या होता है? V का यूनिट भाई V होता है। वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। अब मैं 1 वोल्ट 1 जूल 1 कूलम लिख सकता हूँ। अब डिफाइन 1 वोल्ट, क्वेश्चन पूछ रहे हैं डिफाइन 1 वोल्ट, भाई डिफाइन 1 वोल्ट कैसे करते हैं? तो देखिए बहुत सिंपल है, मेरे को सिर्फ ये डेफिनेशन याद रखना है, बाकी सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है डिफाइन 1 वोल्ट, तो मैं क्या बोलूंगा? वर्क डन ऑफ 1 जूल, ठीक है। 1 जूल का वर्क कर रहा हूँ ना मैं, 1 वोल्ट अगर मेरे को चाहिए तो 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है कि आपने 1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेकर जाने में जो वर्क डन किया, अगर वो 1 जूल है तो वो 1 वोल्ट होता है। मतलब 1 जूल का वर्क किया आपने 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए, दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। तो वर्क डन ऑफ 1 जूल, ठीक है, वर्क डन ऑफ 1 जूल टू मूव अ यूनिट चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बस डेफिनेशन बन गया 1 वोल्ट का, ठीक है। समझ गए? तो देखो जो भी डिफाइन 1 वोल्ट 1 एम्पियर जो भी होता है ना, वो डेफिनेशन में छुपा रहता है। तो जो भी चीजें लिखी रहती है उसके आगे आप उस पर्टिकुलर चीज को ऐड कर देना। जैसे यहाँ पर वर्क डन लिखा है तो उसके आगे 1 जूल, चार्ज लिखा है, कहीं भी चार्ज दिखाई दिया, ओके 1 कूलम, बस हो गया खत्म, ठीक है। तो ये 1 वोल्ट होता है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर करते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसको हम लोग मेजर करते हैं बाय समथिंग कॉल्ड एज, मेजर्ड बाय समथिंग कॉल्ड एज वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। और इसका कनेक्शन जो होता है, इसका कनेक्शन जो होता है, कनेक्शन इज पैरेलल, पैरेलल में इसको हम कनेक्ट करते हैं। पैरेलल का मतलब क्या होता है? मान लीजिए अगर आपका ये करंट फ्लो है, पैरेलल का मैंने आपको बताया ना लास्ट इसमें, पैरेलल का मतलब होता है ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट। तो करंट अगर ऐसा फ्लो हो रहा है तो आप वोल्ट मीटर को ऐसे कनेक्ट करोगे, ठीक है, आप वोल्ट मीटर को ऐसे कनेक्ट करोगे। इसको हम बोलते हैं सीरीज और इसको हम बोलते हैं, ये पैरेलल होता है, और जो हमने पहले डिस्कस किया था वो सीरीज का था, ठीक है। तो ओके आगे बढ़ते हैं। नाउ एक चीज याद रखिए, इसका जो कनेक्शन है ना वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर आप कनेक्शन उल्टा सीधा कर दोगे ना तो आपका जो डिवाइस है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हम एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनाते हैं? तो देखिए ये आपका वायर है, ये आपका सेल हो गया जो होता है प्लस, और ये होता है माइनस। यहाँ पर आपने की लगा दी, इसको हम बोलते हैं प्लग की। अब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप करंट के लाइन में आप एमीटर लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए हमने एक बल्ब लगा दिया, इस बल्ब हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने सर्किट कंप्लीट कर दिया। तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ पर फ्लो हो रहा है, इधर फ्लो हो गया और इधर फ्लो हो गया, ठीक है। आप चाहते तो आप एमीटर यहाँ पर भी लगा सकते थे, आप यहाँ पर कहीं पर भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, क्योंकि सीरीज में ना इन लाइन है तो आप कहीं पर भी लगा सकते हो, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे। वोल्ट मीटर क्या होता है? पैरेलल होता है, तो मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा, यहाँ पर, क्योंकि ये पैरेलल टू द करंट है ना, करंट के पैरेलल में लगाया आपने। अच्छा जब मैंने आपको एमीटर के बारे में बताया था, मैंने एमीटर के बारे में बताया था कि ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। सिमिलरली वोल्ट मीटर में भी ना, वोल्ट मीटर में भी एक टर्मिनल प्लस होता है, एक टर्मिनल माइनस होता है। ये प्लस माइनस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसका कनेक्शन सर्किट डायग्राम में उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम विद प्रॉपर टर्मिनल्स एंड विद प्रॉपर डायग्राम, ठीक है। तो इसको हम करते कैसे, देखिए सेल का जो प्लस है वो एमीटर के प्लस के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। वापस हम रिपीट कर रहा हूँ, ये जो सेल का प्लस है ना वो एमीटर के प्लस के साथ कनेक्ट होगा, तो बचा क्या? नेगेटिव। उसी तरह सेल का प्लस जो है वो वोल्ट मीटर के प्लस के साथ कनेक्ट होगा, तो बचा क्या? नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे टर्मिनल्स हम लोग कनेक्ट करते हैं कभी भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं। तो सर्किट अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रॉपर टर्मिनल्स के साथ डिनोट करो, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ इसको लिखना मत भूल, ठीक है, नहीं तो फालतू के मार्क्स आपके चले जाएंगे, ठीक है। चलिए ये था एक सिंपल स्कीमेटिक डायग्राम, एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट था, ओके। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं जो है रेजिस्टेंस,
ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास एक सर्किट है और आपने एक सेल कनेक्ट किया है यहाँ पर, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक एमीटर है और यहाँ पर एक बल्ब लगा है, यहाँ पर एक कंडक्टर है, ठीक है। और ये नॉर्मल सर्किट मैंने बनाया, ठीक है। ये कंडक्टर, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये V है और यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए करंट जो फ्लो हो रहा है वो है I है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर V लिखा और मैंने यहाँ पर I लिखा। V का मतलब क्या होता है? V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस और I का मतलब क्या होता है? करंट होता है। अब मान लीजिए मैंने 2 वोल्ट का बैटरी यूज़ किया और करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर। मैं एक रैंडम अजम्पशन ले रहा हूँ, ये जो वैल्यूज़ है ये वैल्यूज़ कोई फिक्स नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि 2 वोल्ट का लूँगा तो 5 एम्पियर करंट फ्लो होगा। मैं एक जनरल आपको एक अजम्पशन बता रहा हूँ, ठीक है, कि ऐसा मेरे को एक मैंने रीडिंग लिया और मुझे ऐसा मिल गया, ठीक है। वैल्यू वेरीज कर सकती है, ठीक है, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रहेगा। फिर आपने क्या किया, आपने एक और सेल यूज़ किया, तो अभी हो गया 4 वोल्ट और करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर। आपने फिर वापस इसको मिटा दिया, आपने एक और सेल यूज़ किया, अब हो रहा है 6 वोल्ट 15 एम्पियर। उसी तरह आपने किया 8 वोल्ट 20 एम्पियर एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि जैसे जैसे मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहा हूँ मेरा करंट भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहा हूँ मेरा करंट भी बढ़ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ यार कि V जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर आप एक चीज़ बढ़ा रहे हो तो आपकी दूसरी चीज़ भी जो है वो बढ़ रही है। तो मेरा V बढ़ रहा है और मेरा I भी बढ़ रहा है। अगर मेरे को प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करूँगा। अब मैं I को इधर लेकर जाऊँगा तो कितना हो जाएगा, V अपॉन I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा V अपॉन I इज इक्वल टू R, या फिर आप बोल सकते हो V इज इक्वल टू I R। ये आपका ओम्स लॉ का इक्वेशन है, ओम्स लॉ का। तो ओम्स लॉ बेसिकली बोलता क्या है, ओम्स लॉ बेसिकली ये बोलता है कि आप अगर एक कंडक्टर के अक्रॉस अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा देते हो, ठीक है, तो आपका करंट भी बढ़ता है। मतलब आप जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी करोगे उसके अकॉर्डिंगली आपका करंट जो है वो वेरी होगा, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। मतलब प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो ओम्स लॉ बेसिकली ये बोलता है कि एज पर द ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। और ये मेरा बहुत ही फेमस ओम्स लॉ का इक्वेशन है। काफ़ी बार हम लोग इसको न्यूमेरिकल्स में, बहुत सारी जगह में इसको न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है, चलिए। सो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ इसमें, जो कि ग्राफिकल चीज़ है। काफ़ी बार CBSE इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा खेलती है, ठीक है। तो उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ये आपको पता है ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। इसको हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं और इसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक लाइन है जो पास हो रही है ओरिजिन से, ठीक है। तो इस इक्वेशन का लाइन, इस लाइन का जो बेसिकली इक्वेशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx, ठीक है। अगर x नीचे आएगा तो कितना होगा, y अपॉन x इज इक्वल टू m, और m मतलब क्या होता है, m मतलब होता है स्लोप, m मतलब होता है स्लोप, ठीक है। ओके, तो अगर मैं इस चीज को इससे कंपेयर करूं तो यहां पर मुझे कुछ चीज देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। अब वो चीज क्या है, देखिए मैंने बोला y अपॉन x गिव्स मी स्लोप, और मैंने बोला v अपॉन I गिव्स मी रेजिस्टेंस। तो अगर मैं y एक्सिस पे v प्लॉट करूं और अगर मैं x एक्सिस पे I प्लॉट करूं तो इसका जो स्लोप है ना वो मुझे रेजिस्टेंस देता है। अब स्लोप क्या होता है, देखिए स्लोप मतलब क्या होता है यार, अगर मैं आपको 2 रास्ते दूं, मान लो एक रोड है ऐसा और एक रोड है ऐसा, आप बताओ किसका स्लोप ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है पहले वाले का। कैसे कैलकुलेट किया आपने, कुछ लोग बोलेंगे क्योंकि सर इसका ये एंगल बड़ा है ना इसलिए स्लोप ज़्यादा है। बिल्कुल सही बोला, गलत कहाँ बोला आप लोगों ने। तो ये जो एंगल होता है ना,
ये जो एंगल, इसका जब आप tan थीटा निकालते हो, आप उसको ट्रिग्नोमेट्री में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, तो बेसिकली आप फिलहाल इतना याद रखो कि ये एंगल जितना ज़्यादा होगा ना उतना स्लोप ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक और लाइन दूँ, मान लीजिए आपका एक लाइन ऐसा है, ठीक है, तो इसका स्लोप तो और भी ज़्यादा है। अगर मैं आपको एक और लाइन दूँ ऐसा, तो इसका स्लोप और भी ज़्यादा है। तो अगर मैं बोलूँ ये कंडक्टर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मतलब मटेरियल 1 2 3, और इसमें मैं पूछूँ आपको सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है, तो आप बोलोगे कि यार 1 का स्लोप जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो अगर स्लोप, स्लोप क्या बताता है हमें, स्लोप रेजिस्टेंस बताता। तो अगर स्लोप ज़्यादा है तो फर्स्ट का रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है। तो 1 का रेजिस्टेंस ज़्यादा है और 3 का स्लोप कम है, तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस भी कम होगा। हमको ये पता है कि अगर कोई, देखिए आप थोड़ा लॉजिक लगाइए, आपके पास एक वायर है जिसमें रेजिस्टेंस एक का कम है और दूसरे का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। रेजिस्टेंस किसको, टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट कर रहा है वो। रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है, देखिए रेजिस्टेंस का डेफिनेशन जो होता है वो होता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट, टू द फ्लो ऑफ करंट। मतलब जाहिर सी बात है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है वो ज़्यादा करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, मतलब कम करंट फ्लो होगा, है ना। तो जिसका रेजिस्टेंस कम है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसमें करंट ज़्यादा है, और जिसका रेजिस्टेंस कम है मतलब वो कम ऑब्स्ट्रक्ट करेगा टू द करंट, मतलब करंट जो है वो ज़्यादा, ये कम कम सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये कम होगा और ये ज़्यादा होगा। तो जिसका रेजिस्टेंस कम है उसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा, है ना। अब देखिए रेजिस्टेंस इसमें ज़्यादा है, मतलब करंट को वो ज़्यादा रेजिस्ट करेगा, मतलब इसमें जो करंट है वो कम फ्लो होगा। और इसका रेजिस्टेंस कम है, मतलब जो वायर है उसमें कम रेजिस्ट, वो करंट को कम रेजिस्ट कर रहा है, तो इसमें करंट जो है वो ज़्यादा फ्लो होगा। तो आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्हाट द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स। स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ मुझे क्या देता है, तो हमेशा याद रखना स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ आपको रेजिस्टेंस देता है। क्या देता है आपको, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस देता है आपको। ठीक है, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स यू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ इसी तरह एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस होता है ना, इसका एक और छोटा भाई आप बोल सकते हो, वो होता है कंडक्टेंस। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं पूरा। जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू बी अपॉन आई होता है ना। इसका उल्टा होता है जिसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है आई अपॉन बी। कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आई अपॉन बी होता है। ठीक है, नाउ अगेन कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन। अगर मान लीजिए आपके पास ये एक कर्व है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और मान लीजिए आपके पास एक लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ m इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। मतलब m क्या होता है, बेसिकली स्लोप होता है ना, तो मैं इसको स्लोप बोलूँगा। ठीक है, ओके, तो स्लोप इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको इसी इक्वेशन से कंपेयर करूँगा, इसी इक्वेशन से मैं क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा। तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू आई अपॉन वी होता है और स्लोप इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स होता है। इसका मतलब है अगर मैं वाई एक्सिस पे आई को प्लॉट करूं और एक्स एक्सिस पे अगर मैं वी को प्लॉट करूं, तो इसका जो मुझे स्लोप है वो मुझे क्या देगा, वो मुझे कंडक्टेंस देगा। कंडक्टेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी मटेरियल कितना अच्छा कंडक्टर है, उसमें कितना ज़्यादा करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो मेरे पास ये लाइन है, इसका स्लोप ये है। मान लीजिए आपके पास एक और लाइन है जिसका स्लोप ये है। अगर मैं इसमें आपको पूछूं, मान लीजिए ये इसको मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है, और एक और लाइन है जो है 3, 1 2 3। अब इसका स्लोप ये है। अगर मैं आपको पूछूं इसमें से सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे थर्ड का कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा है,
क्यों उसका कंडक्टेंस ज़्यादा है? क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा है ना, और 1 का जो कंडक्टेंस है वो कम है। तो क्या मैं बोल सकता हूं स्लोप ऑफ IV ग्राफ गिव्स कंडक्टेंस, गिव्स कंडक्टेंस। ठीक है, मतलब हमेशा याद रखना, कभी भी मैं बोलता हूँ ना IV ग्राफ, कभी भी याद रखना कि कभी भी हम फिजिक्स में जो पहला बोलते हैं दैट्स ऑलवेज प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस, एंड जो सेकंड बोलते हैं वो एक्स एक्सिस पे होता है। अब देख लीजिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कभी भी हम ऐसा बोलते हैं ना तो उसमें जो पहला वर्ड होता है ना वो हमेशा वाई एक्सिस पे प्लॉट होता है, तो वाई एक्स। ठीक है, तो जब मैं बोलता हूँ स्लोप ऑफ IV ग्राफ, आई वाई एक्सिस पे, V एक्स एक्सिस पे, तो वो हमेशा मुझे कंडक्टेंस देता है। ठीक है, तो इससे हमने दो चीज़ें पढ़ी इन सब चीज़ों में। इसमें एक है कि यार स्लोप ऑफ जो VI ग्राफ है वो मुझे क्या देता है, वो देता है स्लोप ऑफ VI मुझे क्या देता है, रेजिस्टेंस, और स्लोप ऑफ IV मुझे क्या देता है, कंडक्टेंस। ठीक है, अच्छा छोटी सी चीज, इसी चीज में मैं आपको पूछना चाहूंगा, 1 का कंडक्टेंस कम है, मतलब ये गुड कंडक्टर, ये अच्छे से करंट को नहीं कंडक्ट करेगा, मतलब इसका रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा है। और थर्ड वाले का कंडक्टेंस बहुत बढ़िया है, मतलब यार करंट को एकदम मक्खन की तरह फ्लो करेगा वो, बहुत अच्छी तरह से फ्लो करेगा वो, मतलब इसका रेजिस्टेंस जो है वो कम है। जाहिर सी बात है ना। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है इस चीज में कि यार कहाँ पर क्या चीज बैठ रही है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ठंडे दिमाग से सोचना कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, IV पूछा है या VI पूछा है। अगर IV पूछा है तो उसका स्लोप मुझे क्या देता है, कंडक्टेंस देता है, और अगर VI पूछा है तो उसका स्लोप मुझे क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। स्लोप मतलब क्या होता है, जो एंगल आप एक्स एक्सिस से बनाते हो, याद रखना एक्स एक्सिस से बनाते हैं, हाँ वाई एक्सिस से नहीं बनाते हैं, एक्स एक्सिस से जो आप बनाते हो। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच।